नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना वायरस बेहद तेज रफ्तार के साथ फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए रैलियां निकाली जा रही हैं। हजारों की हुजूम जो है वो वहां पर भीड़ की शक्ल में उमड़ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है, ये जानते हुए भी उसे अनदेखा किया जा रहा है। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन कब सबक लेगा। चुनाव प्रचार और रैली पर आखिर कोई विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों लोगों की जान को और खतरे में डाला जा रहा है? जबकि डॉक्टर्स लगातार चेता रहे हैं कि अगर हम समय से नहीं संभले तो एक दिन में 14 लाख तक भी ओमिक्रॉन के केस आ सकते हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट करवाने की अपील भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही अरविंद केजरीवाल कल देहरादून में जनता को संबोधित करते नजर आ रहे थे और आज जब रिपोर्ट आई उनकी तो वो आती है कोरोना पॉजिटिव। और ऐसे में जिन जिन लोगों के संपर्क में अरविंद केजरीवाल आए, जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की, मिले, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उन लोगों को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही मुख्यमंत्री दिल्ली के जो दिल्ली में तो तमाम पाबंदियां लगाते हैं। देखिए, केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है, हल्के लक्षण है, घर में खुद को आइसोलेट मैंने कर लिया है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए वो टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं, 6360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कम ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। तो मीडिया को चेतावनी दी जा रही है और मीडिया को सावधान रहने की जरूरत जो है अरविंद केजरीवाल साहब बता रहे हैं कि आप पैनिक ना फैलाएं, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल साहब कोरोना फैलाएं तो उनको चलता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई भी राजनेता किसी भी लहर से कोई भी सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जनता का वक्त आ गया है कि जनता को अब सबक लेना जरूरी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो खुद खड़े होकर तमाम तरीके की पाबंदियां दिल्ली में लगाते हैं, लेकिन अपनी रैलियों में कोई कमी नहीं लाते। और नतीजा ये कि आज उनकी रिपोर्ट खुद पॉजिटिव आई है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसी बात पर ज्यादा मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हम राजनेताओं से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे वक्त में क्यों नहीं लोग जाग रहे और क्यों इस गंभीरता को नहीं समझ रहे। डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर खतरा कितना बड़ा है। इनके अलावा अलग अलग राज्यों का भी हम रुख करेंगे, जहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या स्थिति है फिलहाल। मैं आपको आइए सभी मेहमानों को तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिनव गुप्ता, जो कि न्यूज सर्जन है, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुभ
शुभेंदु अवस्थी जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। साथ में चंद्रमोहन शर्मा साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। इनके अलावा सत्येंद्र यादव साहब जो कि सपा के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मेरे सहयोगी नमित त्यागी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज भी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नहीं लग रहा कि उनकी लापरवाही उन पर भारी पड़ी है। जिस बात का संदेश, जिस बात का मैसेज वो लगातार दिल्ली की जनता को दे रहे थे, मीडिया को दे रहे थे, लेकिन खुद ने कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाया, लगातार रैलियां करते रहे। कल भी देहरादून में थे और आज रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव। देखिए बिल्कुल निदा, एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोगों से लापरवाही ना बरतने की बात कर रहे हैं और वहीं खुद ही वो लापरवाह हो रहे हैं और अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। इससे पहले कई राज्यों के अंदर वो चुनावी रैलियां कर चुके हैं। हालांकि इस वक्त जो बड़ी खबर यही है कि सबकी जो निगाहें हैं वो 11 बजे होने वाली डीडीएमई की बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी जो रेट है वो 6.5% तक जा पहुंचा है। यानी कि क्योंकि पहले ही दिल्ली सरकार ने जो ग्रैब सिस्टम लागू किया था उसके तहत येलो अलर्ट दिल्ली के अंदर लागू किया था और उसके बाद ये कहा था कि जैसे ही पॉजिटिविटी रेट 2% से ऊपर जाएगा तो दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट और फिर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। तो यानी यकीनन तौर पर बात करें तो आज की बैठक के बाद हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट भी दिल्ली सरकार लगा सकती है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल इससे पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि जैसे जैसे दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ पाबंदियां जो हैं वो भी दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ती हुई चली जाएंगी। इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर और अपने कैमरामैन से भाई तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि यहां पर जैसे दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। ये फिलहाल मेन गेट की तस्वीर है निदा, इसके अंदर भी काफी ज्यादा जो भीड़ है वो मरीजों की देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से न केवल ओमिक्रॉन बल्कि कोरोना का जो पिछले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो बाइट अभी हमने दर्शकों को सुनवाई, वो खुद कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन में कोरोना के केसेस दुगनी रफ्तार से बढ़े हैं। तो ऐसे में हॉस्पिटल के अंदर भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। कितनी ज्यादा जो भीड़ है वो फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर जो पाबंदियां लोगों पर लगाई जा सकती हैं वो आखिर राजनेताओं पर क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्यों नहीं रैलियों पर राजनेता अपनी रोक लगाते हैं? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया, इसका जवाब लेते हैं शुभेंदु अवस्थी जी और चंद्रमोहन शर्मा जी, दोनों से मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे कि आखिर जो पाबंदियां आम जनता पर लगाई जाती हैं, देखिए सर, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले हम सब लोग इंसान हैं। चलिए हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र यादव साहब तो जुड़े हुए थे, चंद्रमोहन शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो भी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। तो अभी शुभेंदु अवस्थी जी, मेरा सवाल यही था सबसे पहले कि तमाम तरीके की पाबंदियों की बात जनता से कही जाती है, राजनेता खुद कोई सबक क्यों नहीं लेते? ओमिक्रॉन का लगातार खतरा बढ़ रहा है और इस बीच कोरोना वायरस भी बेहद तेज गति से फैल रहा है। नहीं लग रहा आपको कि बहुत जरूरी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है और ये पहल सबसे पहले अगर दिग्गजों की तरफ से होगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं नीता जी, और मेरे को लगता है कि कल जो हमारी केंद्र सरकार की बैठक है उस पर इस पर एक बहुत बड़ी बैठक होने के बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने खुद इसको इलेक्शन कमीशन को भी बोला है कि आपको यदि लगता है कि इस तरीके के चीज़ों को लेके आगे चुनाव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर हम लोगों ने कंपल्सन किया है। सभी पार्टियों ने, जितनी भी पार्टी, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे हमारी विपक्ष की पार्टी हो, सबने कहा कि चुनाव को समय पर कराना चाहिए। फिर भी मैं आपके बात से बिल्कुल क्लियर हूं कि यदि अभी समय रखते हुए चीज़ों को नहीं कंट्रोल किया गया तो आने वाले समय पर ज़्यादा केसेस होंगे। और साथ ही साथ सभी पार्टियों के साथ अनुरोध है कि वो अभी इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी इस पर डिसीजन लेके सर्वदलीय बैठक करके एक और कोई तरीके से हम लोग चुनाव का प्रचार करें यदि चुनाव होता है। बहुत बड़ी बैठकें जो है वो हो जाती हैं कोरोना को लेकर, बहुत बड़ी बैठकें लगातार हालात की समीक्षा को लेकर हो जाती हैं, लेकिन इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि बहुत बड़ी रैलियां करने से हम कभी नहीं चूकते, बहुत बड़ी भीड़ को जुटाने से हम कभी नहीं जुटते। ठीक है, आपके पास मैं आना चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से मैं समझ सकती हूँ, देखिए तमाम पार्टियों की मजबूरी है क्योंकि हर किसी को सत्ता पर काबिज होना है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं, लेकिन रैलियां जिस तरीके से निकाली जा रही है, हजारों का हुजूम उसमें उमड़ रहा है, नहीं लग रहा कि ओमिक्रॉन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं ये लोग? नीता जी देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है, और जो बीमारी आज देश के अंदर आ गई है, जो पूरे वर्ल्ड से आई है, वो कोई पक्षपात की तरह नहीं आई है, वो किसी को भी ले सकती है, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी वाले को भी ले सकती है। सजगता किसकी होनी चाहिए? सजगता देश के अंदर जो सरकार है उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो इन प्रश्नों से बचने के लिए सजगता से
कार्रवाई नहीं करती है। ये प्रेशर चेंज पिछले 2 विपक्ष की टाइम कोई के जो जिम्मेदारी कोरोना ने नहीं दिखाया, बनती सर, विपक्ष की मैं कोई आ रहा हूं, जिम्मेदारी मैं नहीं अपनी- बनती। मैं अपनी जिम्मेवारी पहले लूंगा, मेरा वक्तव्य आने दीजिए। सजगता क्यों सरकार की बनती है कि 2 टाइम का इतना बड़ा जान और माल का नुकसान हो गया, तो सरकार को तीसरे टाइम के लिए किस बार का इंतजार करना था? क्यों नहीं वो इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाती? क्यों नहीं संसदीय कमेटी बना के, डॉक्टर की ऑब्जर्विंग कमेटी बना के, जो तीसरी वेव के लिए जो डॉक्टर्स बार बार आगाह कर रहे हैं कि इस तरह का आएगा, भले ये ओमिक्रॉन खतरनाक ना हो, लेकिन उसके फैलने की क्षमता इतनी ज्यादा होगी जिसका हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको संभाल नहीं पाएगा। तो क्या इसके ऊपर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आपको अवगत नहीं करवा रहे? लेकिन आपका पूरा टाइम प्रयास में निकल जाता है और आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। क्या देश की सरकार के पास ऐसे दार्शनिक, ऐसे डॉक्टर नहीं है जिनकी पूरी टीम है? क्या आप उनको बुला के कोई मीटिंग करेंगे? लेकिन जब सर पे आफत आ जाती है और गंगा पे लाशें तैरने लगती है, तब आंख खुलती है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से निंद्रा के अंदर रह के एक इलेक्शन को मोबिलाइज करके जनता को इकट्ठा करके जीतने के मोड में रहती है। देखिए, हम 4-5 जनता को इकट्ठा तो इस टाइम सारी पार्टियां कर रही है चंद्रमोहन सर, सवाल तो यही है ना, सारी पार्टियां समझ रही हैं। देखिए सर, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी गंभीरता समझनी होगी, हमें हमारी क्या जिम्मेदारी है उससे नहीं भागना है। देखिए पार्टी इस वक्त इकट्ठा सब कर रही है। हमने देखा प्रियंका जी को भी कैसे वो जा रही थी, लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह का दौरा कर रही थी। जब उनके घर में खुद के कोरोना की एंट्री हो गई तब उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। चलिए सत्येंद्र यादव को ले आते हैं डिबेट में। सत्येंद्र यादव जी, ओमिक्रॉन का खतरा बहुत बड़ा है, हमें सबको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। नहीं लगता आपको कि ये जानते हुए भी कि खतरा कितना बड़ा है उससे अनदेखा किया जा रहा है? पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि देश में और प्रदेश में घोर घमंड और अहंकार और सत्ता की लालच में डूबी सरकारें पूरी तरह से विफल हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी, आपने अभी विपक्ष से जो सवाल किया, ये बहुत अच्छी बात है, विपक्ष से आप सवाल कर सकते हैं। आप विपक्ष को सरकार दे दीजिए चलाने के लिए। विपक्ष से पहले तो सवाल मैंने जो मौजूदा जिनकी सरकार है सर बीजेपी से किया था। सबसे पहले सवाल मैंने बीजेपी से किया था। मेरी बात खत्म होने दें जी। पूरे देश में और प्रदेश में जो घोर घमंड, अहंकार और सत्ता की लालच में डूबी हुई सरकार है, जो वो चारों तरफ से किसी भी व्यवस्था को कमांड करने में फेल है। जब कोरोना चरम पर था तब पूरे देश में प्रधानमंत्री अपना नाटक फैलाए हुए थे और लाखों की तादाद में रैलियां कर रहे थे, तब भी इन्होंने रैलियां बंद नहीं की। आज कोरोना में इतने लोग मारे गए, ये सरकार इतनी बुरी तरह से घमंड में चूर है कि इसके लिए आम जनता मर रही है। लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। आम आदमी की जान की कीमत इनके आगे शून्य है। आप 1 दिन पहले की बात देख लीजिए। सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि कैसे वो प्रधानमंत्री से जब मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या 500 किसान मेरे लिए मर गए क्या? मतलब प्रधानमंत्री के लिए अगर किसान मरेंगे तो ही प्रधानमंत्री इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में कुछ सोचेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से मिल लो। ठीक है सर, तो अमित शाह जी ने ये कहा, मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, सर सुन तो मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने तो अमित शाह प्रधानमंत्री पे सवाल पूछे नहीं। उसके बाद अमित शाह जी ने ये कहा, लेकिन कनेक्टिंग, सुनिए, अरे ऐसा नहीं, मैं किसी कक्षा में नहीं बैठा हूँ, कनेक्टिंग इसी से है, संबंध इसी से, प्रधानमंत्री से संबंध पूरे देश का है। आप क्या बात कर रही हैं? प्रधानमंत्री जब तक कमांड नहीं करेंगे, सरकार जब तक कमांड नहीं करेगी, पूरे देश में इस पर कोई कमांड नहीं होने वाली है। सरकार में वो है, हाथ में प्रशासन उनके है। आप विपक्ष को जब चाहो रैलियां बंद करवा दो और अपनी जब चाहो रैलियां आयोजित करवा दो। आप सरकार, आप पुलिस प्रशासन से रैलियां बंद हो गई, अखिलेश यादव रुक गए कहीं जाने से। अरे आप ये बताइए, सरकार क्यों नहीं उस पर अंकुश लगा रही? सरकार बंद करवा दे। सरकार सभी रैलियां बंद क्यों नहीं कर रही है? कमाल है, मतलब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। देखिए मेरा भी कहने का मतलब सिर्फ इतना है सत्येंद्र यादव जी कि ये जो वक्त, ये जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं, बेहतर होगा कि हम किसी पार्टी के तौर पर खुद को प्रेजेंट ना करके इंसानियत की मिसाल हम पेश करें। अगर सरकार हर बात में फेल रही है, सुन लीजिए सर, मैंने खुद सवाल सबसे पहले रैलियों पर उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर उठाया, बीजेपी जिस तरीके से हर जगह भीड़ इकट्ठा कर रही है उसको लेकर उठाया। मैं तो खुद उस पक्ष में नहीं हूँ और खुद इस बात को कह रही हूँ कि दिन भर आप लोग रैलियां करते
लेते हैं, उसके बाद में शाम को समीक्षा बैठक हो जाती है और रात को नाइट कर्फ्यू लग जाता है। मैं खुद सवाल उठा रही हूं, लेकिन ऐसे में क्या विपक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर सरकार कुछ नहीं कर रही, आपके हिसाब से सरकार नाकाम रह रही है हर बात में, आपके हिसाब से सरकार कोई सिस्टम सही से लागू नहीं कर पा रही, सारी व्यवस्था नाकाम है उसकी, तो विपक्ष तो कम से कम एक मिसाल पेश कर सकता है ना। आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आप मेरी बात सुनिए। मैं समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर से मैं एक नोटिफिकेशन जारी करवा दूं, पूरा देश और प्रदेश मानेगा? आप मानेंगी? मेरा प्रोटोकॉल आप चलाएंगी? आप बताइए। विपक्ष अपने कार्यालय से, सुनिए, आप सरकार, अरे सर, पहले तो हम खुद पे पाबंदी लगाएंगे ना, बाद में किसी के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करवाएंगे। पहले हम खुद पे पाबंदी लगाएंगे ना, हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या जानी है, आपकी क्या जानकारी है? हमारी जिम्मेदारी के आधार पर ही तो हम बोल रहे हैं कि सरकार जब अपने मानकों में फेल है, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खुद भी रैलियां कर रहे हैं और हम जगह जगह जाके लोगों का संबोधन कर रहे हैं, जबकि वो भी इस हालात में जब हमारे घर में हमारी बेटी, हमारी पत्नी सब पॉजिटिव इसकी चपेट में है, उन हालातों में। आपका, अरे क्यों नहीं कर रहे? आपका कहने का मतलब है कि सरकार सब कुछ करेगी, विपक्ष आराम से घर में अरे सर, मेरा तो सवाल सरकार से भी, मेरा सवाल आपसे भी, आप पता नहीं क्यों सिर्फ अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं इस चीज को। अरे मैं मेरा सवाल दोनों से है, मेरा सवाल दोनों से है। आप ये बताइए, एक मिनट सर, शासन प्रशासन एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है। डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आप लोग तो शायद अपनी अपनी पॉलिटिक्स में बिजी होंगे, लेकिन डॉक्टर वो चेहरा है, डॉक्टर वो है जो हालात को बहुत अच्छे से समझेंगे भी और बताएंगे भी कि खतरा कितना बड़ा है, कि शायद क्योंकि डॉक्टर ही बेहतर जान सकता है इतने बड़े खतरे को। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर साहब, अभिनव गुप्ता हमारे साथ लगातार मौजूद है, मुंबई से गोवा पहुंचे हैं। बता दें, कौटिल्य क्रूज पर कोरोना विस्फोट। कौटिल्य क्रूज पर स्टाफ समेत चेक नहीं, दो नहीं बल्कि 66 लोगों का आंकड़ा सामने आया। 66 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2016 लोग आइसोलेट फिलहाल कर दिए गए हैं, बाहर से आने की इजाजत जो है वो नहीं है। तो ये अहम खबर इस वक्त की, कौटिल्य क्रूज पर स्टाफ समेत 66 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2016 लोग ऐसे हैं जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, बाहर आने की इजाजत इन लोगों को फिलहाल नहीं दी गई है। तो मुंबई से गोवा पहुंचे थे ये क्रूज के सहारे, ये तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए, लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर अभिनव गुप्ता, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने तमाम राजनेताओं की बातें सुन ली, इसके अलावा जो अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं वो भी आप यहाँ पर बैठकर सुने। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर, एक डॉक्टर होने के नाते शायद आप बेहतर बता सकते हैं कि हमारे ऊपर अभी इस वक्त कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम अभी भी लापरवाही से ही जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, खतरा तो बहुत बड़ा है। हम चारों तरफ कोरोना के इस वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी तरह से घिर गए हैं, और इस बात को अगर हम नज़रअंदाज करते रहेंगे तो हम इसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और चक्रव्यूह में अभिमन्यु का जो हाल हुआ था वही हमारा होने वाला है। इस पॉजिटिविटी में जब हम 6.5% की पॉजिटिविटी रेट कह रहे हैं और हम सब कुछ अलाउ कर रहे हैं, और सारी पार्टियां अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके घूम रही हैं और सिर्फ ये चाह रही है कि अगली गवर्नमेंट हमारी बन जाए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम राज किस पर करेंगे, किस बात पर हम, किन लोगों पर हम राज करना चाहते हैं, बीमार लोगों पर, अच्छे लोगों पर, जो अपना कार्य कर सकते हैं उन लोगों पर, या सिर्फ उन लोगों पर जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो। और बड़ा सवाल ये भी है डॉक्टर अभिनव कि जब लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे तो आप शासन किस पर चलाएंगे? बिल्कुल, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहता था, अगर सरकारें, जो अभी प्रेजेंट सरकार है या विपक्ष है, वो ये नहीं कर सकता है तो हमारे उसके ऊपर कुछ नहीं है क्या? न्यायपालिका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्या? हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करने से मना नहीं कर सकता? ऐसी बहुत सारे हमारे संविधान में प्रावधान है जिसमें कि हम इस इलेक्शंस को मेरे हिसाब से पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर हम ये हुजूम, ये भीड़, ये इकट्ठी करते रहेंगे तो शायद अगला आने वाले 2 महीने हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होंगे। बिल्कुल। तो सुना शुभेंदु अवस्थी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर हम अभी भी नहीं संभले, हालांकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, कब संभलेंगे हम? और हमको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, और जो 6 तारीख की शाम को बैठक है उसमें कब सर, कब? देखिए, मौतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कब लेंगे हम कोई इनिशिएटिव? निदा, अभी जब सभी राजनीतिक पार्टी के लिए कह रहे थे, सपा के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी, कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सभी दलों को, लोगों को बुलाकर
उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग करी और ये विषय रखा उनके सामने कि क्या चुनाव अभी हम आगे पोस्टपोन कर दें। तो सभी दलों ने, मतलब चाहे उसमें सपा हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो या बाकी दल हो, उन सब लोगों ने कहा नहीं, अभी कोई भी इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अभी ये कह के सपा के लोग या कांग्रेस के लोग की शासन जिनका है उनको डिसीजन लेना चाहिए। यदि हम डिसीजन लेते हैं, आपको जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा था तो आपने ये क्यों नहीं कहा? और आज ही पत्र लिखिए, आज ही पत्र लिखिए। आपने उस दिन कह दिया ठीक है, आज ही पत्र लिखिए कि हम अभी 3 महीने इलेक्शन नहीं चाहते हैं। आप पत्र लिखेंगे, हम भी पत्र लिख रहे हैं, कांग्रेस भी लिखे और इसको अभी टाला जाए। चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है, आते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं इस बात के फेवर में कि इलेक्शन टाले जाए? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। जी जी जी। देखिए, देश किसका है? देश क्या विपक्ष और सरकार का है जो सत्ता हम में सबका बैठी है सर, हम सबका है, इसलिए चिंता हो रही है। वही देश उनका है जो ये सरकारें चुनते हैं और जो चुनने के बाद विपक्ष में रह जाते हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? इसकी देश के अंदर अगर देश की सरकार बिना किसी को पूछे उठे हुए नोटबंदी लगा देती है 8 बजे, जीएसटी ले आती है बिना फरमान के, धारा 370 लगा देती है, और जिस चीज से इनको इलेक्शन के मोड में फायदा होता है उसके लिए किसी की मंशा भी नहीं जानने की कोशिश करते। जिस मंशा से देश की जनता की जान माल की हिफाजत हो उसके लिए भी क्या आप नौटंकी करते हैं? देखिए, आज देश किसकी तरफ देख रहा है? देश उसकी तरफ देख रहा है जैसा कि उनके रजिस्टर्ड चैनल मीडिया दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कह देते हैं। शुभेंदु जी, आप उनकी बात नहीं समझ रहे। उनका कहने का मतलब यह है कि बाकी और जब फैसले, अहम फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, नोटबंदी हो, 3 तलाक हो, तब तो वो बुला के सबसे नहीं पूछती। चाहे भले लॉकडाउन का ऐलान अचानक से कर दिया हो, तब तो वो लोगों को बुला के नहीं पूछती कि कल से सब कुछ बंद होने जा रहा है। तो ऐसे वक्त में नहीं लगता कि डबल इंजन सरकार भी आपकी है? आपको बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से कैसे पहल आपको करनी चाहिए? उनका कहने का मकसद ये। तो ऐसे में विपक्ष का इंतजार क्यों हो रहा है कि अगर विपक्ष कहेगा कि इलेक्शन टालिए तब हम इलेक्शन टालेंगे? आप अपनी तरफ से पहल कीजिए ना। आप खुद बोलिए ना, सबसे ज्यादा रैली तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, सबसे ज्यादा। आज भी पहुंच रहे हैं वो। तो ये पहल तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं ना सर। निदा जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। मैं पूरा कर दीजिए, एक चंद सेकंड का है। जी सर, जल्दी से ब्रेक पे जाना है। ठीक है, जल्दी से बोलिए, फिर शुभेंदु जी जवाब लेंगे। बोलिए, बात पूरी कीजिए। देखिए, एक्चुअली में क्या है, इनकी पोजीशन निधा जी वैसी है जैसे प्रवीण शाकिर जी का एक शेर है कि मैं सच भी बोलती हूँ तो यकीन नहीं करता, और वो झूठ भी बोलता है तो लाजवाब कर देता है। ये झूठ भी इस कला से मसला तो यही है ना, खाली बीजेपी नहीं सर, खाली बीजेपी ही नहीं, तमाम पार्टियों का यही हाल है सर। झूठ वो बोलते रहे, सच के पास जाते रहे। कर लीजिए आप यकीन, जैसे करना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, सारे मेहमान बने रहिए। वो देश मानेगा नहीं मानेगा, तो किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े खतरे का ऐलान है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार खतरा जो है बढ़ता चला जा रहा है। दिसंबर में 13 से 19 तारीख तक 43,194 केस जो थे वो सामने आए। इसके बाद 20 से 26 दिसंबर तक 41,169 ये केस का आंकड़ा जो था वो पहुंच गया। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक 1,23,000 ये आंकड़ा पहुंच गया। तो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और इसके बावजूद भी ओमिक्रॉन पांव पसार रहा है। लेकिन हम कोई सबक क्यों नहीं लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम जो जरूरी एहतियाती कदम जनता के लिए बताते हैं, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो उस पर खुद अमल क्यों नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। हम दूसरों के लिए गाइडलाइंस की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद खतरे के रूप में हम कोरोना लेकर के दिल्ली में एंट्री कर जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात मैं कर रही हूं। तो अगर जब हम खुद ही कोई एहतियाती कदम नहीं उठाते, सब कुछ देखने के बाद लापरवाही बरतते हैं, तो फिर ऐसे में जनता से कैसे उम्मीद करें कि वो आपकी कोई बात मानेगी? मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए एक बार फिर से उन सबका रुख कर लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर अभिनव गुप्ता, एक बार आपके पास आऊं। सर, एक बार जरा समझाइए कि जो ये खतरा है इससे बचाव का क्या तरीका है? हालांकि सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन जानबूझकर हर कोई अनजान बना हुआ है और लापरवाही की तरफ धीरे धीरे अपने साथ साथ पूरे देश की जनता को भी धकेला जा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तक ज़्यादा फैल सकता है। अभी इसकी जो एक व्यक्ति इन्फेक्ट कर सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 7 लोगों को एक बार में इन्फेक्ट कर सकता है। अगर मेरे को इन्फेक्शन होता है तो मैं 4 से 7 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर ये फैल रहा है, जब हम भीड़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर एक भी पॉजिटिव आदमी है तो वो चेन रिएक्शन कितना
भयंकर रूप लेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम इन्हें साइंटिफिक मॉडल्स से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये कोरोना की पीक अभी हमारे पास 20 जनवरी के आसपास ही आ जाएगी। तो इसमें अगर हम 2 हफ्ते के टाइम है जिसके अंदर हम बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि हमारा गला ख़राब है, हमारे को बुखार है, हमें क्या करना चाहिए। और अगर एज ए डॉक्टर मैं बताऊं तो मेरे पास भी मैं आ रही थी कि जरा बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को ना लक्षण भी पता नहीं है सर अभी तक, और इसकी वजह यह है कि शायद जागरूकता की कमी है, या लोग बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसकी पहचान कैसे हो, क्या लक्षण होते हैं। नहीं मैडम, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ओमिक्रॉन का वायरस है ये अभी लग तो आसान रहा है कि खाली गला खराब हो रहा है या हल्का सा बुखार हो रहा है, लेकिन यही चीज अगर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन पर देखें, 100 करोड़ लोगों में अगर 1% लोगों को भी ज़्यादा परेशानी होती है तो वो 1 करोड़ होते हैं, और 1 करोड़ लोगों को हम एक साथ हमारा मेडिकल सिस्टम नहीं संभाल पाएगा। हमारे पास जब एक साथ बहुत सारे केसेस आएंगे दिल्ली में, यहाँ पर नोएडा में, आसपास के एरियाज में, हम उन सब लोगों को केटर नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर की भी एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने पेशेंट्स को देख सकता है या कितने पेशेंट्स को समझा सकता है। एक जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उनकी भी लिमिटेशंस है, और वो सारा सिस्टम एकदम से फेल हो जाएगा। और जब सिस्टम फेल हो जाता है तो ये हम सोच भी नहीं पाएंगे कि वो 1 करोड़ लोग जो एक साथ इन्फेक्ट होंगे या बहुत सारे लोग जो एक साथ इन्फेक्ट होंगे उनका हम क्या कर पाएंगे। ये कहना बहुत आसान है कि ठीक है बहुत हल्का है, लेकिन उनमें से भी 1% लोगों को तो ये भारी पड़ेगा जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। मेरे फ्रेंड्स अभी बाहर हैं, इटली में है, और वहाँ पर आईसीयू फुल है। शायद हमारे आईसीयू फुल नहीं है, लेकिन हमने यह देखा है कि हम फॉलो करते हैं यूरोपियन नेशंस को और अमेरिकन नेशंस को, और जब तक यहाँ पर 15-20 दिन या मे बी 1 महीने में ये विस्फोट होगा, तब हमारे पास सारी चीजें करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। और यहाँ पर भी फुल की जो कंडीशन है वो बहुत जल्द, अगर हालात यही रहे तो हम भी उस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसको रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में भी कोरोना संकट के बीच नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। पंजाब में स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सब बंद कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि समझ में ये नहीं आता कि दिन में सारे काम होते हैं और रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी कुछ पैमाना है कि इस कोरोना का या ओमिक्रॉन का कि रात में वार नहीं करेगा, या फिर रात में ये आराम से सो जाता है कि तुम सब सो गए तो मैं भी सो जाता हूँ, किसी के अंदर मैं नहीं एंट्री करूंगा? मैंने खैर इस कोरोना संकट पे देखा है, ये सारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं। रात को पुलिस वाला, मैं रात को हॉस्पिटल से वापस जाता हूँ तो पुलिस वाला मेरा प्रमाण पत्र मांगता है और घुसने नहीं देता है कि आपके पास तो अभी आई कार्ड है, वो पुराना है, ये टेम्परेरी आई कार्ड बना हुआ है आपका, इसके साथ तो हम आपको नहीं जाने देंगे। हमारी भी चेकिंग होती है सर, हमें भी आई कार्ड दिखाना पड़ता है। आई कार्ड दिखाया जाता है, और रात को सब लोगों को घर के अंदर कर दिया जाता है, और दिन में उनको छोड़ दिया जाता है कि अब आप घूम सकते हो और आप रैली में जा सकते हो, आपको 500 रुपए मिलेंगे, आप रैली में आइए। जैसे आपने मेरठ की रैली में देखा होगा। घर के लेके आएंगे, घर पे छोड़ के आएंगे, और साथ में खाने पीने का सारा इंतजाम देंगे, प्लस पैसा भी देंगे। उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उनका कोई चालान नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन साथ में कोरोना भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ देंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। और लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले भी जा रहे हैं, हल्का सा मास्क भी अगर नीचे हो गया तो भी आप 2000 रुपए का चालान भरिए, तब आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तो दिक्कत है आम आदमी की। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए, लगातार खतरा इतना बड़ा है कि अब तमाम सियासतदान जो है वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। नीरज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। नीरज, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पहले केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद में अब गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव। सबक तो लेना ही होगा। कितना बड़ा सबक ये हमारे लिए कि जब राजनेताओं को नहीं बख्शा ये कोरोना, तो फिर आपकी हमारी क्या बिसात। देखिए, कोरोना है, ये किसी को पहचानता नहीं है। यही उत्तर प्रदेश है, इसी उत्तर प्रदेश में दो मंत्रियों की मौत कोरोना से हो गई थी, यहाँ पर जो कि कैबिनेट मंत्री थे। इसके अलावा 4 से 5 विधायक वो किसी भी दल के थे, और ज्यादा विधायक जो सत्ता दल है उसके ही हुए थे। राजधानी लखनऊ के ही
करंट विधायक की मृत्यु हुई थी कोरोना से, उनकी वाइफ की भी मौत हुई थी। तो कोरोना किसी को पहचानता नहीं है और राजनेताओं को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस जनता के ऊपर ये राज करना चाहते हैं, जिस प्रदेश की सत्ता वो कमान करना चाहते हैं, जब वो लोग ही बीमार रहेंगे, कोरोना ग्रसित रहेंगे, वो रहेंगे ही नहीं तो आखिर राज वो किस पर करेंगे, किस पर सत्ता चलाएंगे। तो सबसे पहले उन नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, उन नागरिकों को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए जिनके ऊपर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा होता है। बड़े वीवीआईपी हैं, ये 5 स्टार और 3 स्टार जो हॉस्पिटल से वहां भर्ती हो जाएंगे, लेकिन जो आम आदमी है वो सीएचसी, पीएचसी, सिगरा मऊ जो गांव देहात के क्षेत्र हैं वहां पे उसको लाके डाल दिया जाएगा आने वाले वक्त में, अगर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलेगा। तो ये भी आम आदमियों की भी जिम्मेदारी है और खास तौर पर जो सियासतदान है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है जनता के बचाव की, इस बीमारी से बचाव की। सिर्फ टीका लगा देने से आप बच जाएंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 डोज ले रखी है और वो कोरोना संक्रमित हो गए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो खुद भी बचना है और इन सियासतदानों को जो रात में जो नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, इनको चाहिए कि दिन में भी उस गाइडलाइन का पालन करें और करवाएं, तभी इस बीमारी से आने वाले वक्त में बचा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा शुभेंदु तो अवस्थी जी वही से जवाब हमें ले देखने बिल्कुल को नीरज, मिलेगा आपने जो सही हमने सारे वैलिड पॉइंट उठाए हैं। शुभेंदु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, रात में जब सब सो जाते हैं, सड़कों पर भीड़ भी नहीं होती, सर कोई बाहर भी नहीं निकलता, तो ऐसे में कोरोना भी निकल के क्या करेगा? वो दिन का इंतजार करेगा, सब तो अंदर बंद है। तो दिन में क्यों तमाम रैलियों पे पाबंदी नहीं लग रही? दिन में ये तमाम गाइडलाइंस क्यों फॉलो नहीं हो रही, जबकि दिन में खतरा ज्यादा बड़ा है, दिन में पूरी पब्लिक बाहर निकलती है? देखो निदा जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं खुद इस तरीके की पाबंदियों के फेवर में हूँ और मैं पार्टी के स्तर से ऊपर उठ के भी हर बार कई ना कई विषयों पर मैं आपको कहता रहता हूँ। जहां तक रात्र का जो कर्फ्यू लगाया जाता है या किसी राज्यों में लगाया जाता है, उसका उद्देश्य ये रहता है। सर समझा दीजिए, क्या लॉजिक क्या होता है उसके पीछे? मैं उसका लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ। जब कोई भी बंद किया जाता है तो पहले रात में बंद किया जाएगा, फिर दिन में बंद किया जाएगा, फिर हॉस्पिटल बंद किया, वो कहते हैं जो होटल्स हैं उनको बंद किया जाएगा, रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे। ऐसा एक प्रक्रम है। पहले येलो लगाते हैं, फिर ऑरेंज लगाते हैं, फिर रेड लगाते हैं। सर सबसे ज्यादा तो मामले दिन में बढ़ते हैं ना सर। एक मिनट शुभेंदु जी, अच्छा दिन और रात में क्या मजबूरी नहीं देखिए, जो कोरोना है, जो ओमिक्रॉन है, जितना अभी तक इस बीमारी को मैंने समझा है, भीड़ पे एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के संपर्क में, बाजार खुले रहेंगे सर, रैलियां होती रहेंगी, भीड़ जुटती रहेगी, तो दिन में क्या पाबंदी हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारी मजबूरी है, फिर हम रैलियां कैसे करेंगे? देखिए रैलियों की बात नहीं है, आप ये समझिए कि 4 ही राज्यों में, 5 ही राज्यों में तो चुनाव है। देश में तो बाकी बहुत जगह है जहाँ चुनाव ही नहीं है। तो सर मजबूरी तो यही है ना, अगर हमने पाबंदी लगा दी तो ये 5 जगह हम कैसे जा पाएंगे? फिर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि सब जब राज्य के ऊपर डिसीजन होता है तो पहले वो नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, कुछ चीजें बंद करते हैं, 50% वो रहते हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फिर 100% लॉकडाउन किया जाता है। एक प्रोसेस है, उसको अपनाया गया है। केंद्र सरकार अगर चाहे ना सर तो तमाम राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है, इतना मुझे भी पता है सर। और केंद्र सरकार अगर कोई दिशा निर्देश देगी, केंद्र सरकार कोई गाइडलाइंस लाएगी तो राज्य सरकारें क्यों नहीं मानेंगी? 2 चीजें बिल्कुल क्लियरिटी में है। जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पे चुनाव होना या ना होना इलेक्शन कमीशन के अंडर में है और वो यदि चाहे तो इसको पोस्टपोन कर सकता है। सरकार भी उससे रिक्वेस्ट कर सकती है, विपक्ष भी उससे रिक्वेस्ट बीजेपी कहेगी ये बात, एक मिनट ठीक है, बीजेपी कहेगी ये बात कि चुनाव नहीं लड़ना है, कोरोना से लड़ना है? बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपके चैनल के सामने प्रवक्ता होकर बीजेपी का। आपकी बात पर सत्येंद्र यादव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, देखिए ऐसा है, इन लोगों को सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी स्वयं राजा बाबू फिल्म के गोविंदा की तरह कभी वो पुलिस बन जाते, कभी वकील बन जाते, कभी हीरो बन जाते, कभी कुछ बन जाते। अरे सर मेरी सीधी सी बात है अब ये बताइए, सुनिए, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो कोरोना के बारे में या देश में जो लोग मर रहे हैं या किसानों को जो कुचला जा रहा है या देश में जो महंगाई है या देश में जो परेशान है, सर उन्होंने कहा टेलीविजन में बैठ के वो ये कह रहे हैं मेरी बात खत्म होने दीजिए, ये कोई बात होती है? बीजेपी ये बात कहेगी नहीं। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी भी ये कहेगी कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोरोना से लड़ना है। अरे आप, मैं किसी कक्षा में बैठा हूँ, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए पहले, आप मेरी बात पहले पूरी सुने। आप ये बार-बार कक्षा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? आपको नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हुए हैं?
आप, अरे तो आप कैसे बात कर रही हैं? आप बात खत्म होने दीजिए। अरे सर, जब तो मैं सिर्फ सभी इतना लोग पूछ बोल रही हूँ चुके आपसे, हैं, मैं सिर्फ आप इतना मेरी बात पूछ रही हूँ सुनिए कि पहले। बीजेपी तो कह जब रही है तीन लोग- कि हम चुनाव नहीं जब सभी लड़ेंगे, लोग कोरोना से अपना- लड़ेंगे। क्या समाजवादी आप- पार्टी भी आप चुनाव पहले लड़ेगी या सुनिए। कोरोना से लड़ेगी? अरे ऐसा थोड़ी कि आप बीच में कोई बोल रहा है, अचानक से कुछ बोल देंगी तो दूसरा आदमी अपनी बात नहीं कर पाएगा। सर आप कुछ भी ऐसा बोले। होता है क्या? नहीं, तो मेरा जो देखिए, सवाल है आप उसका विषय पर जवाब बोलिए। दीजिए ना। अरे आप आप बोलती विषय जा पर रही बोलिए बोलती ना, जा रही सत्येंद्र आप जी। दूसरे उसका जहाँ जवाब राजा दीजिए बाबू ना, और गोविंदा की बात उसका क्या आ जवाब गई? दीजिए ना। जहाँ राजा बाबू और सर गोविंदा उसका की बात जवाब क्या आ दीजिए, गई? उसका आप जवाब विषय दीजिए। पर बोलिए ना। जो पूछा जा आप रहा है विषय पर उसका बोलिए ना। जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए सर। बोलने लगती है। अरे तो जब आप ही नहीं को बात बताएंगे करनी ना तो मुझे डिबेट कब क्यों बोलना रखती है? आप थोड़ी ना बताएंगे मुझे कब बोलना है। अरे तो आप कम से दूसरे की बात पूरी होने दीजिए उसका। तो जो मेरा नहीं, सवाल आप है विषय सर पर उस पर बोलिए आइए ना। ना। अरे जो मेरा आप सवाल है उस पर गोविंदा आइए पहले आप। उसका राजा बाबू sentence पे आ पूरा जाते होने हो। दीजिए। आप डिबेट कर रही है, आप बीच में बोलने लगती हैं। अरे जब दो दिन डिबेट लोग सर, आप बोल चुके हैं तो आप डिबेट मुझे- डिबेट मैं कर रही हूँ तो मैं आप नहीं बोलूंगी सुनिए, तो कौन बोलेगा? आप सुनिए। अरे तो आप फिर किसी को सुनती क्यों? आप डिबेट रखती क्यों? फिर आप ही बोलिए। अरे सर, तो आप डिबेट का एक तरीका होता है ना। आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, आपसे मैंने एक सवाल पूछा। मुझे नियम बताएंगे डिबेट आप के? इधर से अरे उधर सर घूमते नहीं, रहते हो, अरे राजा सर बाबू पे चले जाते महाज्ञानी हो। तो आप अरे हैं आप मुझे बताएंगी। सर, महाज्ञानी ये हैं आप। मैं देश कब कह रही हूँ सर? एक मिनट सुन लीजिए, आप सुनिए, सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आपको सुन लिया मैंने, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप अपनी स्क्रिप्ट मत न। सर एक मिनट ठीक है। सत्येंद्र यादव जी, अगर आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे ना तो माफ करना सर, माफ करना सर। मैं भी आपसे डिबेट नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे, माफी चाहूंगी आपसे मैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से बात करेंगे। अगले, ठीक है, अगले गेस्ट के पास जाते हैं। चंद्रमोहन जी का। जी चंद्रमोहन जी, बीजेपी ने साफ कह दिया है कि चुनाव नहीं लड़ने के मूड में है वो, और वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, कोरोना से लड़ना है। क्या कांग्रेस भी ये समर्थन करेगी? देखिए निदा जी, पहले विषय आता है कि भाजपा सरकार का शीर्ष नेतृत्व निर्णय कब लेता है। वो निर्णय तब लेता है जब इनको मोबिलाइज कर आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। सर सीएम हाईली डायबिटिक है, कोमॉर्बिड है, तो ऐसे में क्या चिंता बढ़ती है? नहीं, उसका पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और देखरेख में ही उनको आइसोलेशन में रखा गया है। सर क्या ये चिंता आपको लगता है बढ़ती दिख रही है? मुख्यमंत्री तक कोरोना पहुंच गया, दिल्ली वालों को सचेत रहना चाहिए। नहीं, देखो, मुख्यमंत्री तक पहुंचना तो इतनी बड़ी बात नहीं, पर हाँ लोगों को फैल रहा है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो बच सकते हैं। सर ओमिक्रॉन का क्या स्टेटस है दिल्ली में? जैसे कल मैंने बताया था कि जब हमने टेस्ट किया था उसमें 81% पॉजिटिव जो आए थे वो ओमिक्रॉन के थे लास्ट 2 डेज के। अभी डीडीए में मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? चर्चा के बाद बताते हैं आपको। तो सत्येंद्र जैन साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साहब कहा कि आइसोलेटेड उन्होंने कर रखा है फिलहाल, और लगातार हालात पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं। शुभेंदु अवस्थी जी का मैं जिक्र यहाँ पर कर रही थी, और चंद्र मोहन शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या कांग्रेस भी फेवर में है कि चुनाव न हो? इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आऊंगी चंद्रमोहन शर्मा जी। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो एक के बाद एक अहम खबर आ रही है। सबसे पहले खबर आती है सुबह अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद केंद्रीय मंत्री की खबर आती है, और अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। लगातार एक के बाद एक मामलों में इजाफा हो रहा है, आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, और ऐसे में एक अहम खबर और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्वीट करके खुद मनोज तिवारी ने ये जानकारी साझा की है कि उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी, जो अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर्स अभिनव गुप्ता भी लगातार डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अभिनव गुप्ता, एक के बाद एक लगातार सुबह से आज बुरी खबर ही सामने आ रही है। ठीक है, शुभेंदु अवस्थी जी कुछ कहने पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। पूरा नहीं हुआ। जी सर, बात पूरी कीजिए। जी देखिए निदा जी, बंगाल के इलेक्शन के अंदर सबसे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिम्मेवारी से रैलियां करनी बंद करी। क्या उसका असर देश के प्रधानमंत्री पे आया था? नहीं आया था। अब देखिए, विषय आता है विपक्ष की तरफ देखा जाता है। विपक्ष की अगर बात लेकर चलते हैं और बात कही कि 5000 सीट की चार्जशीट आती है और देश का मंत्री गिरफ्तार होता है, क्या उसके कहने पर, विपक्ष के कहने पर उसमें कार्रवाई होती है? नहीं होती। अब देखिए, अरे सर, मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ, मंत्री का बेटा है वो सर, मंत्री का बेटा। देश के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू इतने बड़े लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हीं नामों के अंदर देश के अंदर और लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत सारे मनोज, बहुत सारे राहुल, बहुत सारे निधा, बहुत सारी हो रही है, लेकिन उनका विषय स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो सरकार सचेतता के अंदर क्या डिसीजन लेना चाहती है, उसकी तैयारी क्या है, उस विषय पे सरकार को बताना चाहिए। और ये उससे भगते हैं, क्योंकि अगर ये बैठेंगे तो आप और हम
विपक्ष और डॉक्टर जवाब पूछेंगे तैयारी के अंदर भारत सरकार की तैयारी कोरोना के लिए पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि ये उस मोड पे बैठे ही नहीं। 2 टाइम के अंदर जिस देश के अंदर लाशों का अंबार गंगा के तट पे आया, ऑक्सीजन की कमी हुई और आंकड़ा छुपाने में सरकार मस्त रही और बड़े मजे से कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई भी मृत्यु नहीं हुई, तो उसके पास तैयारी नाम से जीरो है। तैयारी तो सिर्फ उनके पास एडवर्टाइजमेंट की है और जहाज खरीदने की और पैसा खर्च करके पार्लियामेंट के सदन बनाने की है। टैक्स पेयर के पैसे को अगर स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करा होता इन 7 सालों में, तो 70 साल की विरासतें बेचनी ना पड़ती इनको। आज भी सचेत हो जाइए, आपसे हाथ शुभेंदु अवस्थी जी, ठीक है, विपक्ष की भूमिका अदा होते हुए शुभेंदु अवस्थी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। चंद्रमोहन शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, क्या तैयारी है सरकार की, आगे कैसे निपटेंगे? शुभेंदु अवस्थी जी। चंद्रमोहन जी, आप तो भूल गए कि आपके राहुल गांधी जी ने और सबने ये कहा था कि ये वैक्सीन मत लगाओ क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। सुरजेवाला जी का मेरी बात सुन लीजिए। अब आप बोल रहे थे, एक एक करके सर, एक एक करके मुझे फिर डॉक्टर साहब के पास भी जाना है, एक एक करके सर एक एक करके। कांग्रेस ये जो आपको हिंदुस्तानी मानती है, हम आपकी तरह आपको टेररिस्ट, आतंकवादी, माओवादी नहीं बोलते हैं। हम आपको मानते हैं कि आप देश के व्यक्ति हो। एक एक करके सर, देश के हर व्यक्ति को टेररिस्ट, माओवादी बोलते हो। एक एक करके सर, एक एक आपको आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ तो सर उन्हीं से सुन लेते ना, शुभेंदु जी सुन ले, एक मिनट ठीक है। विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को बात करने की चंद्रमोहन जी, हाँ बिल्कुल चंद्रमोहन जी, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष सवाल भी कर सकता है, लेकिन उस सवाल का जवाब भी तो ले, जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सुन लीजिए। निदा जी, अपनी कमजोरी में विपक्ष की क्यों जोड़ लेते हैं? अपनी तैयारी बताए ना, तैयारी क्या है, दम तो तैयारी बताइए। सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा ना। लोगों की सुनो, 150 यदि 150 करोड़ डोजेस लगा दिया हमने 8, 9, 10 महीनों में, तो ये तैयारी नहीं थी क्या? कल से हमने 15 से 18 साल के बच्चों में 51 लाख डोजेस एक दिन में, पहले दिन में लगा दिए। ये तैयारी नहीं है क्या आपको क्या लगता है? और आपसे सीधा सीधा निदा जी ने क्वेश्चन पूछा कि यदि भाजपा कह रही है कि वो चुनाव नहीं चाहती है, लोगों की जान चाहती है, तो आपने जवाब नहीं दिया। आप क्यों बात को गोल गोल घुमा रहे हो? कभी टहनी पे जाते हो तो कभी किसी और पर जाते हो। आप साफ साफ बोलो कि यदि भाजपा नहीं चाह रही है चुनाव का, तो मैं भी चुनाव नहीं चाहता हूं, पर आप नहीं कहोगे ऐसा, क्योंकि विपक्ष में तो रहोगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। जब देश को ताली और थाली बजवाई थी, देश को ताली थाली सबने बजवाई थी। जब डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए थे, डॉक्टरों ने अभिनंदन किया था, और लाठी किसने बरसाई? आपने। ताली और थाली बरसाने के बाद ऑक्सीजन की कमी किसने करी? बातें नहीं करते, लाशों के टायर हम बांटते रहे, बातें नहीं करे। आप कांग्रेस देश के अंदर कांग्रेस इसका विरोध करती है कि नहीं करती है? जवाब दो ना। एम्बुलेंस नहीं मिली, किसके कारण? आपके कारण। देश का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री वहां अपना घूमते रहे और इन विषयों पे गंभीरता से नहीं लिया, किसके कारण? आपके कारण। चंद्रमोहन शर्मा जी, अब आप घुमा रहे हैं सर, अब आप घुमा रहे हैं। एक सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है, बहुत देर से सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या कोरोना से लड़ेगी? देखिए, हम बिल्कुल बेबाकी से जवाब देता हूं, जिम्मेवार तरीके से। लोकतंत्र के अंदर जनमानस की आवाज सबसे बड़ी है। अगर जनमानस की जान माल का खतरा है, तो मान मर्यादा के अंदर लोकतंत्र की उस पर पार्टी को मानते हुए अगर निष्पक्षता से कोई डिसीजन करा जाएगा, विपक्ष की भूमिका के तहत हम देश की जनता और देश के एक साथ खड़े होंगे। लेकिन सरकार की मंशा निष्पक्षता के साथ साफ गोली की होनी चाहिए। उसके अंदर सरकार अपने प्रेशर ना खड़े हो, उसके लिए पहले सचेत होकर देश की एक कमेटी बनाए, उस कमेटी के अंदर डॉक्टर्स को ले, विपक्षों को ले, और बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करें, ताकि देश के अंदर जान और माल ना जाए। ठीक है, डॉक्टर भी मौजूद हैं। बिल्कुल यही चीज तो मैं चाह रही थी कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें और एक मत होकर आगे आए। ठीक है डॉक्टर अभिनव, क्या लग रहा है वाकई में जो मौजूदा हालात है, इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव है, आप और हम सब देख रहे हैं कैसे रैलियों में भारी भीड़ पहुंच रही है। अगर चुनाव ही टाल दिए जाए, नहीं हो, तो एक कम से कम किसी हद तक पाबंदी जो है लगाई जा सकती है बढ़ते मामलों पर? मेरे हिसाब से तो चुनाव को पोस्टपोन किया जाना चाहिए और इससे ही हमारी जो जान माल की हानि है वो मिनिमाइज की जा सकती है। खत्म तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, लेकिन हम उसे मिनिमाइज करने के लिए पाबंदी लग सकती है। जो हम इस बीमारी को जो एक बहुत विस्फोटक रूप से फैल रही है, उसे हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सके, जिससे कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको झेल सके। और सारे लोग धीरे धीरे, देखिए ये तो नहीं कहते कि हम इसको बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है, वो तो एक टीका और जो हमारे प्रिकॉशंस लेने हैं वो ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको स्लो डाउन करना है तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इन चुनावों को इस वक्त के लिए टालें और
इस बीमारी को धीरे धीरे टैकल करें और आगे के लिए अपनी जान माल की हानि को बचाएं। बिल्कुल सही बात है। नीरज जो मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, खबर ऐसी भी आ रही है कि आज शाम को कुछ अहम बैठक जो है वो होने वाली है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है, लॉकडाउन को लेकर कोई बैठक होगी या फिर पाबंदियां थोड़ी और बढ़ाई जाएंगी या नाइट कर्फ्यू की जो ड्यूरेशन उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसी कोई खबर? ये ऐसी अभी कोई खबर नहीं है कि कोरोना को लेकर किस तरह की और जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव होते रहेंगे, चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता रहेगी जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति अगर मौजूद नहीं होगा। मैंने देखा है इसी उत्तर प्रदेश में, इसी राजधानी लखनऊ में छोटे छोटे बच्चे जिनके सर के ऊपर से माँ बाप का साया, जो काफी यंग थे और बच्चे बहुत छोटे थे, उनके माँ बाप से साया उनकी छिन गया और आज वो अनाथ हैं। भला की सरकारें बाद में, भले कोई भी सरकार हो, वो बाद में भले मुआवजे की राशि दे दे, उनकी पढ़ाई शिक्षा फ्री कर दे, लेकिन वो जो शून्य हो जाता है किसी की जिंदगी में वो आजीवन रहता है, वो फिर लौट के नहीं आता। सही बात है, बिल्कुल नीरज, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, क्योंकि कोई भी मुआवजा किसी की जिंदगी की भरपाई नहीं कर सकता। कोई भी मुआवजा जिन्होंने अपने खोए हैं उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता। कोई भी मुआवजा जो बूढ़ी माँ अपने बुढ़ापे में अपने बुढ़ापे का सहारा खो देती है उस बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकता। फिलहाल चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफी के साथ, लेकिन हमें सबको समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी हमें बखूबी निभानी होगी, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, वो इलेक्शन भी करेंगी, वो रैलियां भी करेंगी, लेकिन खतरा कितना बड़ा है और आपकी किसे कितनी फिक्र है, इसमें फर्क आपको खुद को करना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। आप लोग सावधानी बरतिए, लगातार न्यूज इंडिया अपील करता है, आप लोग सावधानी बरतिए, 2 गज की दूरी का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा आपको बताने, लेकिन आपकी जिंदगी कैसे सुरक्षित रहे ये जिम्मेदारी खुद आपको निभानी है और अपनी जिम्मेदारी को आपको समझना है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।